अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जन्नत के पत्ते की एपिसोड 29। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने अपने फ़ोन का मतबादल पासवर्ड हटा दिया था, इसने कहा, और एकदम से शहर टूटा, चांदी चटक गई और इसके पत्ते कहीं हवा में तहलील हो गई। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी, फिर ज़रा से शाने उचकाया और वापस काउच पे जा बैठी। जहान धीमी मुस्कुराहट से इसे देखता बेड की तरफ चला गया, यानी फिर गर्दन फेर कर शीशे के पार दिखते चांद को देखा। विंडो चाइम की पंखड़ियाँ अभी तक चांदनी में नहाई हुई थी। सुबह इसने बहारे की अच्छी खासी क्लास ली थी। तुमने मुझे ये तासर दिया कि सफ़ीर ने तुमसे ये सब कहा था, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने मुझे मिसगाइड किया। मेरा मतलब वही था, वो मनमनाई, मगर हया इसके सामने कमरे में इधर से उधर टहलती सुन ही नहीं रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी। वो बार बार इसको सॉरी करती मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर हया खफा खफा से सामने सोफे पे जा बैठी। जहान के सामने उठाई जाने वाली शर्मिंदगी का बदला किसी से तो लेना था। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई और डरते डरते पूछा। हया ने अबरू उठाकर एक सख्त निगाह इस पर डाली। नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और अगर मैंने ये सब आयशे को बता दिया तो? इस बात पे बहारे ने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई और बहुत ही नासाना अंदाज में बोली। अच्छी लड़कियाँ शिकायत नहीं लगाया करती। हाँ, मगर अच्छी लड़कियाँ थप्पड़ बहुत अच्छी तरह लगा सकती हैं, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी दिन तुम मेरे हाथों से बहुत पिटोगी। बहारे लपक कर इसके पीछे से आई और इसकी गर्दन में बाजू डालकर चेहरा गाल से लगा लिया। बहारे गुल, तुमसे बहुत प्यार करती है हया सलमान। अच्छा मक्खन मत लगाओ, मुझे अभी जाना है, फिर मैं शाम में आऊँगी। बहारे ने बाजू हटाकर खफकी से इसे देखा। और मैं फिर इस छोटी चुड़ैल के साथ रहूँगी सारा दिन। मैं अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। अपनी मसनूई नाराज़गी को जारी रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। और चलो, अब कुछ गिफ्ट लेने हैं, मैंने, नानी और बाकी सबके लिए। मैं छोटी चुड़ैल के लिए कुछ नहीं लूँगी। बहारे ने नाक सुकेड़ते हुए एहतजाज किया, मगर हया ने रुक कर इसे घूरा तो वो सॉरी कहते हुए साथ चल पड़ी। कल जहान ने डिस्चार्ज होना था, सो इनको वापस कपादोकिया चले जाना था। यकीनन ये मिसेस अब्दुल्ला की फैमिली से इसकी आखिरी मुलाकात थी, और इन 5 माह में इनकी तरफ से दिखाए गए खलूस और मेहमान नवाजी का बदला तो वो नहीं उतार सकती थी। फिर भी सोचा कुछ तहाइफ ख़रीद ले। इनके दिए गए तहाइफ भी इसके पास थे, और तोहफ़ा तो मोहब्बत का वो निशान है जिसकी वापसी ज़रूरी होती है। नानी मिसेस अब्दुल्ला और मेहर ने अपने तहाइफ लेते हुए इससे कहा भी था कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मगर वो इसकी मोहब्बत पे मसरूर भी थी। उर्वा के लिए इसने कैप्टन प्लेटिनियम कार्टून्स की कुछ सीडीज़ ली थी। इस मासूम बच्ची ने धीमी आवाज़ में शुक्रिया के साथ उन्हें वसूल किया। फिर उसने शर्मीली मुस्कान के साथ बहारे गुल को अपना गिफ्ट दिखाने की कोशिश की, मगर अदलार की शहजादी नाक सिकोड़े बैठी रही, जैसे इसे उर्वा में कोई दिलचस्पी ना हो। और तब हया को समझ आया कि बहारे ने ये मूडी अंदाज किससे कॉपी किया गया है। जहान वो भी ऐसा ही करता था, और बहारे इसके हर अंदाज को अपनाने की कोशिश करती थी। दोपहर में वो जहान की तरफ चली आई। इसके प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि वो अंदर से किसी ने खोला। वो रुक गई। अंदर से एक तुर्क लड़की बाहर आ रही थी, साथ ही कमरे का मंजर नुमाया हुआ। वो लोग एक मर मरीज को बेड पर लटा रहे थे। हया का सांस जैसे किसी ने रोक दिया। इसने दोबारा से रूम नंबर देखा। सिस्टर, मेरा मेरा मरीज कहाँ है? एक शनासा नर्स दिखाई दी तो वो दौड़कर इसके पास गई। परेशानी, फिक्रमंदी, खौफ क्या था जो इसे इस वक्त महसूस नहीं हुआ था? वो सुबह डिस्चार्ज हो गया था। वो हकदक सी नर्स को देखने लगी। मगर इसे तो कल जाना था। हाँ, मगर वो ठीक था, और 3 हफ्ते बाद तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ? इस बात में नर्स ने शाने उचकाए और ट्रे लिए आगे बढ़ गई। हया का दिमाग साइन साइन कर रहा था। वो थके थके कदमों से पलटी और वापस जाने लगी। अब क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कॉरिडोर के वस्त में थी कि एकदम कुछ याद आया। वो भागकर इस रूम की चौखट तक वापस आई। दरवाज़ा अभी तक नीम हुआ था। ग्लास डोर सामने ही नज़र आ रहा था। वो इसके ऊपर कील पे वही पेंटिंग अवेजा थी। मेरा मेरा विंडो चाइम था इधर। बाहर आती नर्स को इसने फिर रोका। मैं नहीं जानती, वो अपनी सारी चीज़ें ले गया है।
और पता नहीं विंडो चाइम ले गया है या इसे कहीं फेंक दिया था। जहान सिकंदर का कुछ पता ना था। ये तो तय था कि इसे दोबारा कप्पादोकिया जाना था और अनकरा देखने में तो वैसे भी इसे दिलचस्पी ना थी, इसलिए वो अस्पताल से निकल आई। होटल में आने के बाद सबसे पहला काम इसने इरम को फ़ोन करने का किया था। इरम, वो वीडियो वलीद को किसने दी? तमहीद के बाद इसने तेज़ी से पूछा था। इरम एक सानिये को खामोश हुई। जब सारे शहर में फैल सकती है तो हो सकता है इसी वेबसाइट पे इसने भी देख ली हो। यू नो व्हाट इरम, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। हमारे दरमियान एक ही वीडियो का इशू था और जाहिर है तुम इसी की बात। जहन्नम में जाओ तुम इरम। वो संभल कर बात बनाना चाह रही थी मगर हया ने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। इसे इसका जवाब मिल गया था। इरम ने एक लम्हे को रिसीवर को देखा और फिर शाने उचकाते हुए इसे वापस क्रैडल पर डाल दिया और वहाँ रखा चाय का कप उठा लिया। यकीनन हया को मालूम हो गया था कि वीडियो इसने ही वलीद को दी है, लेकिन अब इससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके पास खोने को अब मज़ीद कुछ नहीं रहा था। इसने चाय का कप लबों से लगाकर गरम कड़वा सा स्याल माया इसके अंदर तक उतरता गया। जहन्नम में जाऊं मैं? नहीं हया, ये तुम होगी जिसको अब इस तरह बहुत कुछ खोना होगा जैसे मैंने बहुत कुछ खोया था, वो भी तुम्हारी वजह से। अब अपनी दवाई का मज़ा तुम भी चखो। वो दिल ही दिल में अपनी कज़न से मुखातिब थी। दोनों चचाजाद बहनें थी, फर्स्ट कज़न। वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कज़न्स होती हैं। जब माओं के ताल्लुकात ख़राब होते तो इनके भी हो गए, मगर जब फ़ज़ा मुआफ़िक हुई तो दोनों फिर से एक हो गई। दोस्ती भी इनकी बहुत थी और बड़े बड़े फैमिली क्लैशेस के बाद भी फिर से एक हो जाया करती थी। कज़न्स एक बहुत प्यारा रिश्ता जो बड़ों की सियासत और मुनाफिकत के गिर्द में बहुत मैला हो जाया करता है। पिछले 2-3 बरसों में इनकी माओं के ताल्लुकात खुशगवार थे, सो इनकी दोस्ती भी अपने अरूज पर रही। और ये इन्हीं दिनों की बात है जब दावर बाई की शादी बहुत करीब थी। वो पहली दफ़ा वलीद से मिली। इस रोज़ दावर बाई से यूनिवर्सिटी से पिक किया था, मगर दरमियान में एक काम आ पड़ा था तो वो ऑफिस की तरफ आ गई। अब्बा इन दोनों वैसे भी ऑफिस नहीं जा रहे थे। दावर बाई बिल्डिंग में चले गए और वो बाहर गाड़ी में बैठी रही। तभी कोई इसके पास आकर रुका था। वो स्मार्ट गुड लुकिंग सा नौजवान और बाई की कार को पहचान गया था, इसलिए खैरियत पूछने रुक गया। जल्दी जल्दी सारी बात बताकर इरम ने शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अगर जो बाई ने देख लिया कि वो किसी लड़के से बात कर रही है तो इसकी खैर नहीं थी। वो नौजवान चला गया, मगर इसी शाम में इसने लैंडलाइन पे फ़ोन कर दिया। इरम की तो जान निकल गई। पहले तो वो घबरा गई, मगर इसने बहुत शाइस्तगी से बताया कि इसका नाम वलीद है, वो इनके बिजनेस पार्टनर्स का बेटा है और इससे कुछ बात करना चाहता है। इसी वक्त अब्बा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अगर वो फ़ोन रखती तो वलीद दोबारा कर लेता, तब उठा लेते कि वो अंदर आने ही वाले थे। सो जल्दी में इसने यही कहा कि वो बाद में बात करेगी और इतनी ही जल्दी में वलीद ने इसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। इरम ने बिना सोचे समझे मोबाइल नंबर बता दिया और फ़ोन रख दिया। अब जब तक अंदर आए वो कमरे में जा चुकी थी। दिल अभी तक धक धक कर रहा था, मगर वलीद ने फिर कभी लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं किया। वो अब इसे मोबाइल पे फ़ोन कर लिया करता था। इसने बताया कि इसके वालिद इसका रिश्ता इसके घर में करना चाहते हैं। वो ये नहीं जानता था कि सलमान साहब, जाहद साहब या फरकान साहब में से किसकी बेटी का जिक्र कर रहे थे, या अगर वो जानता था तब भी इसने जाहिर किया कि वो नहीं जानता। लेकिन इसका ख्याल है कि वो इरम थी। शुरू में वो कशमकश का शिकार रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन खुशगमानियाँ बनने लगा। इसे अब वलीद से बात करते हुए किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं होता था। बाज़ गुनाह इस लंबी सड़क की मानिंद होते हैं जिन पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। इन पे चलना शुरू करो तो बस इंसान फिर चलता ही जाता है, और जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए वो रुक नहीं पाता। इरम के साथ भी यही हुआ था। वो हया के हमरा शॉपिंग पे जाने का प्लान करती तो हया को वहीं किसी शॉप में छोड़कर करीब किसी रेस्टोरेंट में आ जाती जहां वलीद को इसने बुलवाया लिया होता था। ऐसा मौका को कि हफ्ते में एक बार आता था, मगर ज़रूर आ जाता। वलीद एक दो दफ़ा ही ऑफिस गया था, फिर नहीं गया। इसकी फरकान साहब से कोई मुलाकात ना थी। आजकल ज़रा फारिग था और बाकायदा काम शुरू करने में अभी वक्त था, सो वह इसके लिए ढेरों वक्त निकाल लिया करता था। मगर फिर दावर बाई की मेहंदी वाले दिन इसने अम्मा की ज़बानी सुना कि अमेर लगारी अपने बेटे वलीद लगारी का रिश्ता हया के लिए मांगना चाह रहे हैं, और इरम को लगा वो मिट्टी का ढेर बन के ढह गई है। इसके बाद ज़िंदगी अजीब सी हो गई। वो इसकी पहली मोहब्बत था और इसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। वो इसको हया से जितना बरगज़िश्ता कर सकती थी इसने किया। इसके निकाह के बारे में भी बताया, और बज़ाहिर वलीद यही कहता रहा कि वो हया में इंटरेस्टेड नहीं है।
और फिर इसके निकाह का इसके वालिद को इल्म हुआ, ये रिश्ता वाला मामला अज खुद दब गया। मगर इरम महसूस करती थी कि वह हया के बारे में बहुत सवालात करता है। हया क्या कर रही है, किधर है, इसकी पसंद नापसंद, इसकी कमज़ोरी, वो सब इतने नामहसूस अंदाज में पूछा करता था कि वो बता देती, मगर फिर बाद में उलझ जाती। वो वलीद से कहती रहती कि वो इसके लिए रिश्ता भेजे, और बस चंद दिन वो कहकर टाल दिया करता। मगर इसका अंदाज बताता कि वो इरम से ज़्यादा हया में दिलचस्पी रखता है। वो इसी में खुश थी। सबसे बड़ी बात जो वलीद से शादी करने की थी, ये कि वो इस काफ से निजात मिल जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी का पहन ओढ़ सकेगी, इसे अब्बा का खौफ नहीं होगा। आज़ादी एक नेमत थी जो इसे जबरी पर्दे के बायस इसकी दस्तक में नहीं थी। फिर एक रात सब कुछ उलट गया। वो अपने कमरे में कुर्सी पे बैठी आधी रात के बाद भी वलीद से फ़ोन पे बात कर रही थी। कमरा लॉक करना वो भूल गई थी। यह अब मामूल से ये काम करके इसका खौफ कम हो गया था। ये खौफ वापस तब आया जब इसने अब्बा को चौखट पे खड़े देखा। घबरा कर खड़े होते हुए इरम ने फ़ोन बंद किया, मगर वो देख चुके थे। इस वक्त किससे बात कर रही हो? वो सख्त तेवरियों के साथ इनकी तरफ आए और इसके हाथ से तकरीबन मोबाइल छीना। वो कपकपाते दिल के साथ अब्बा को कालक खोलते हुए देख रही थी। इसने वलीद का नंबर हया के नाम से सेव कर रहा था। इसकी वो तमाम दोस्तें जो छुपे दोस्त रखती थी, वो अपने इन दोस्तों के नाम लड़कियों के नाम से महफूज करती थी। साद का नाम रख दिया सादिया और फायज़ का रख दिया फ़िज़ा। हया से इस वक्त क्या काम था? उन्होंने नंबर देखा, फिर कड़ी निगाहों से देखते हुए पूछा। टाइम का फ़र्क है, इनकी इतनी रात नहीं हुई। यह हया का नंबर तो नहीं है, ये पाकिस्तान का नंबर है। वो नंबर चेक करते हुए बोले थे। रोमिंग पे है इनका फ़ोन अब्बा। यह इसका दूसरा नंबर है। वो थूक निकलते हुए बेमुश्किल कह पाई थी। इसी वक्त मोबाइल बजने लगा। हया सलमान कॉलिंग। वलीद इसे कॉल कर रहा था। कभी ऐसी सूरत हाल पेश जो नहीं आई थी, सो वो समझ ना सका कि इरम ने एकदम कॉल क्यों काटी है। इसी लम्हे इसने बहुत दुआ की कि अब्बा कॉल ना उठाएं या वलीद आगे से कुछ ना बोले, मगर अब्बा ने कॉल उठाई और कुछ बोले नहीं। वो अब्बा से चंद कदम दूर खड़ी थी, मगर इसे वलीद का हेलो हेलो कहना सुनाई दिया था। कौन बोल रहा है? वो दरिश्ती से बोले। दूसरी जानब चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर कॉल काट दी गई। अब्बा ने शोला बार निगाहों से इसे देखते हुए एक बार फिर कॉल मिलाई, मगर इसका फ़ोन बंद जा रहा था। यह कोई लड़का था और तुम कह रही हो कि हया का नंबर है? वो इस पे गुर्राए थे। साइमा ताई भी आवाज़ सुनकर इधर आई थी। इरम मना रही थी, मगर अब्बा इसकी नहीं सुन रहे थे। अगर हया के साथ इस वक्त कोई लड़का था तो इसमें इरम का क्या कसूर है? अम्मा ने बात को नया रुख देने की कोशिश की, जिसमें अब्बा लम्हे भर को शहबे में पड़ गए। हो सकता है हया सबीन के घर हो और सबीन के बेटे ने फ़ोन उठा लिया हो। लाइन मुझे दें, फ़ोन में अभी पूछती हूँ हया से। मगर अब्बा ने अम्मा को फ़ोन नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने फ़ोन से हया को कॉल की। किसी सूखे पत्ते की तरह लरजती इरम ने शिद्दत से दुआ की कि हया फ़ोन ना उठाए, फिर इसे बचा ले। पहले तो इसने वाकई फ़ोन नहीं उठाया, मगर दूसरी बार मिलाने पे उठा लिया। अब्बा इसी तरह गुस्से से भरे खड़े इससे पूछने लगे, और हया ने इसकी इज्जत नहीं रखी। इसने साफ इनकार कर दिया। फ़ोन रखते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ अब्बा ने इसके चेहरे पे मारा। थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ वो अल्फाज थे जो उन्होंने इसे और इसकी तरबियत को कहे थे। वो अपनी इज्जत और मकाम अब्बा की नज़र में खो चुकी थी, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हया की वजह से हुआ था। क्या था अगर वो झूठ बोल देती? क्या था अगर वो इसे बचा लेती? मगर नहीं। इसने दोस्ती रिश्ते किसका किसी भी पास कोई भी पास नहीं रखा था। अम्मा थी जो अब्बा के सामने इसका दिफा करने की कोशिश करती रही, मगर इनके जाते ही वो भी फट पड़ी कि अपनी औलाद को सब अच्छे से जानते हैं। ज़िंदगी इसके बहुत तंग हो गई। इसका इंटरनेट और मोबाइल बंद हो गया। दोस्तों के घर जाने या कहीं बाहर जाने पर पाबंदी लग गई। उठते बैठते अब्बा की नाराज़गी बेतबारी सहना सब बहुत तकलीफ दे था। और फिर वलीद से दूरी। इसने बस एक दफ़ा लैंडलाइन से वलीद के लैंडलाइन पे कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी, फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। वलीद ने वो नंबर ही बदल लिया था। अब इसके पास बस इसका ऑफिशियल नंबर था, जो अब्बा के पास भी था। वो अब किसी के मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल नहीं करती थी कि सबके मोबाइल पोस्ट पेड थे, और अब्बा सारे बिल एक दफ़ा ज़रूर देखते थे। अलबत्ता जब हया अपनी दोस्त की डेथ पे आई थी, तो कुछ सोचकर इसने हया से ताल्लुकात बहाल कर लिए। वो हया के मोबाइल से वलीद को कॉल करेगी तो हया फंसेगी, वो नहीं। मगर जब हया सबके सामने अपना मोबाइल वापस लेने आई और इसके
जाने के बाद अब्बा की तफ्तीश और डांट सहना इस सब इसे मज़ीद ढीठ बना दिया। हया के जून में वापस आ जाने के बाद इसे जब मौका मिलता वो हया का फ़ोन इस्तेमाल कर लेती। बहुत दफ़ा तो हया को मालूम भी ना होता था, जैसे सिकंदर अंकल की डेथ और सलमान चाचा की बीमारी वाले दिनों। हया इतनी मसरूफ़ और परेशान थी कि इसे पता भी ना चलता और वह फ़ोन इस्तेमाल करके वापस इसी जगह पर रख भी दिया करती थी। फिर भी इसे लगता कि वलीद इससे बोर हो गया है। शायद वजह इसकी मंगनी थी, ज़बरदस्ती मंगनी जो अब्बा ने फ़ौरन करवा दी थी। इसको क्या लगता था कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी? वो भागने वालों में से नहीं थी। अगर वलीद इसका साथ देता तो वो इसके लिए अब्बा और भाइयों के सामने डट कर खड़ी हो जाती, मगर वलीद साथ देता तब ना। फिर भी वह इससे बात करना तर्क नहीं कर सकी थी। और पता नहीं वह कौन सा कमज़ोर लम्हा था, जब इसने वलीद को इस वीडियो के बारे में बता दिया था तब तक वीडियो हट चुकी थी। सो वलीद इसे देख ना पाया। इसे पता था कि वह वीडियो हया ने हटवाई थी, और ये भी कि हया मेजर अहमद से मिलने गई थी। हया का ख्याल था कि किसी को भी नहीं पता, मगर इसे पता था। इसने हया को अपनी खिड़की से इस ग्राउंड की तरफ जाते देखा था जहां से एक कार ने इसे पिक किया था, और फिर इस दिन वीडियो हट गई थी। वो जानती थी कि मेजर अहमद ने इसे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आने को कहा था। सारी बात इसके सामने ही तो हुई थी। कड़ी से कड़ी मिलाकर इसे सारी कहानी समझ में आ गई। कभी न कभी वो ये बात हया के खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेगी, और शायद इसीलिए इसने वलीद को इस बारे में बताया था। वलीद ने बहुत दफ़ा वीडियो मांगना चाही, मगर वो कैसे दे सकती थी? मगर वो दिन जब अब्बा का एक्सीडेंट हुआ, इससे पिछले ही दिन इसने सोनिया के कमरे से नेट इस्तेमाल करके वलीद से बात की थी, और वह बज़िद था कि इरम वीडियो इसे दे दे ताकि वो इसे हया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इस ज़बरदस्ती की शादी और अब्बा की नज़रों से गिराए जाने का बदला ले सके। चाहे तो अपना पार्ट एडिट कर दे। इस ख्याल पे वो एकदम चौंकी थी। हाँ, ये हो सकता था, वो अपना पार्ट एडिट कर सकती थी। इसको ये काम आते थे। अपनी तस्वीर या वीडियो वो वलीद को देने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। रेस्टोरेंट और दीगर जगहों पे इसने अपने कैमरे से अपनी और वलीद की ढेरों तस्वीरें उतारी थी, मगर इसको कभी उतारने ना दी थी। वो तस्वीर इसको कभी भेजें। ये तस्वीर इसके लैपटॉप में एक पासवर्ड फोल्ड में महफूज थी। अब भी इसने खुद को निकाल लिया। वीडियो सिर्फ हया की रहेगी। इरम इसमें गायब होगी, और वीडियो वलीद को मेल करने के बाद इसने हया के ड्राइवर के फ़ोन से इसे कॉल करके बता भी दिया। इस रात अब्बा को ज़ख्मी हालत में हया और फ़र्क घर लाए थे। हया इस सारे किस्सा का इल्ज़ाम वलीद के सर रख रही थी, मगर इसे यकीन नहीं आ रहा था। वलीद ऐसे कैसा? नहीं, हरगिज़ नहीं, बहुत मुश्किल। 2 रोज़ बाद इसे हया का फ़ोन इस्तेमाल करने का मौका मिला, और इसने वलीद की ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए। घर वो कह रहा था इसने कुछ नहीं किया। इसकी गाड़ी तो करीब से गुजरी जबकि फरकान असगर को चोट गिरने के बायस आई थी। शायद वो चकरा के गिरे थे। हया खामखा इस मामले में घसीट रही है। इरम ने यकीन कर लिया। इसके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा ना था, और आज हया इसको फ़ोन करके बताना चाह रही थी कि वो सब जान गई है। इसकी बला से अब खुद भुगते सब। इस वक्त हया ने इसका साथ नहीं दिया था, सो आज इरम भी इसका साथ नहीं खड़ी होगी, ये तय था। इसने चाय का आखिरी घूंट बड़ा बुरा माइल अभी तक कड़वा और गर्म था, अंदर तक जला देने वाला, और फिर जलने से ज़्यादा सवाकुन अजाब कौन सा हो सकता है था। कप्पादोकिया का पुरस्कार हुस्न वैसा ही था, मगर एक दफ़ा फिर इसमें उदासियाँ घुल चुकी थी। आशियाना के मकीनों ने इनका इस्तकबाल इसी गर्मजोशी और मोहब्बत से किया था जो इनका खासा था, मगर इसका दिल उदास था। वैसे कुछ भी बताए बगैर चला गया था। बार बार वहमें सता रहे थे, इसतराब, बेचैनी और फिक्रमंदी। दुनिया बस इन 3 चीज़ों तक महदूद होकर रह गई थी। वो 2 दिन किस करब में गुजरे कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। रात में वो इसी सोफे पे जिसके अकब में खिड़की खुली थी बैठकर इसी तरह रोने लगी, मगर कोई नहीं आया जो कहता कि वो फिर से इसके लिए आ गया है। बहारें नीचे पनार के साथ थी। वो सामने होती तो हया यूं ना रोती, मगर अकेले में और बात होती थी। बहारे के आने बाद भी वो इसी तरह चुप बैठी रही, और बैठे बैठे थक गई तो वहीं सो गई। शायद कि कोई इसे उठाए, कोई इसके सामने मेज़ पर आ बैठे और हौले से इसका शाना छूकर इसे आवाज़ दे, मगर ख्वाब हर दफ़ा पूरा नहीं होते। सुबह इसकी आंख किसी शनासा आवाज़ से खुली थी। आवाज़ बहुत देर तक इसकी समात में गूंजती रही, यहाँ तक वो एकदम चौंक कर उठ बैठी। ये आवाज़ इतनी मानूस, मगर नहीं, ये तो। वो तेज़ी से उठकर सोफे के पीछे आई और खिड़की के सामने से पर्दा हटाया।
खिड़की के बाहर किसी हुक से इसका विंडो चाइम लटक रहा था। दूर कप्पादोकिया के उफक पे तलू होते सूरज की किरणों से इसके क्रिस्टल की पंखुड़ियां सुनहरी पड़ रही थीं, जैसे सोने के पतंगे झूल रहे हों। स्टील, कांच और लकड़ी के टकराने की आवाज़, मानूस आवाज़। इसकी आंखें भीग गई थी। बेख्तियार इसने लबों पे हाथ रखकर जज्बात को काबू करना चाहा, मगर आंसू फिर से टूट टूट कर गिरने लगे थे। क्या वो आ गया था? वो कप्पादोकिया वापस आ गया था और इस तरह से अपनी खैरियत बता रहा था। वो अब इसकी ज़बान समझने लगी थी। दफ़ातन इसे महसूस हुआ कि विंडो चाइम की एक लड़ी के साथ एक कागज़ सा बंधा था। इसने खिड़की का पट खोला और हाथ बढ़ाकर कागज़ पकड़ा। वह एक टूर गाइड के टूर का मालूमाती पर्चा था। इस पर जहान ने खुद से कुछ भी नहीं लिखा था, मगर वो समझ गई थी कि इसे क्या करना है। इसे कल सुबह इस टूर को लेना है, क्योंकि वहीं वो जहान से मिल सकेगी। हया ने फिर एक नज़र इस पर्चे पे बनी तस्वीर पर डाली और बेख्तियार एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों पे फैल गई। डीजे और इसका सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, हार्ट एयर बिलियन। अगली सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और फजर कप्पादोकिया पे कतरा कतरा उतर रही थी। हया ने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर देखा। कप्पादोकिया के पहाड़ अभी तक जामनी अंधेरे में डूबे हुए थे। वो खुद भी अभी अभी नमाज पढ़ के हटी थी। पर्दा बराबर करके इसने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 3:30। बाहरी ड्रेसिंग टेबल के आगे आ खड़ी मुंदी मुंदी आंखों से खुद को आईने में देखती बाल ब्रश कर रही थी। हया अपनी अजरक की लंबी कमीज पे अबाया पहन चुकी थी और अब चेहरे के गिर्द नकाब लपेट रही थी। हया, क्या वो मुझे डांटेगा? ब्रश श्रृंगार मेज पे रखते हुए बहारी ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं कहेगा। बहारी ने सर हिलाकर अपने गुलाबी पर्स से बैंड निकाला, बाल पोनी की तरह समेटे और फिर बैंड लगाने से कब्बल मुड़कर हया को देखा। अगर मैं बाल ना बांधूं तो क्या तुम आयशे को नहीं बताओगी? हो सकता है बता दूं। वैसे अगर तुमने बाल खोलने हैं तो खोल लो और ऊपर स्कार्फ ले लो। इस मशवरे पे बहारे ने नापसंदगी से नाक सुकेड़ी। और इससे तो बेहतर है बंदा पोनी कर ले। देखते हुए पोनी बना ली। आबला वैन आ गई। फाते ने बाहर से आवाज़ लगाई। हालांकि वो इससे बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी वो इसे आबला कहता था। तुर्क में आबला अपा और भाई को आबी बोलते हैं। हम तैयार हैं। वो जल्दी जल्दी नकाब को पिन लगाती बहारे का हाथ थामे बाहर आई। आशियाने के बाहर इसको टूर की वैन लेने आई थी, जिसने उन्हें हार्ट एयर बिलियन तक पहुंचाना था। सारे इंतजामात मलूत ने करवाए थे, इसलिए उन्हें डिस्काउंट मिल गया था। हार्ट एयर बिलियन फजर के वक़्त उड़ा करते थे। 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी, यानी कप्पादोकिया के ऊपर उड़कर सारा खिता देखकर वो वापस उतर आए। वैन ने जब उन्हें बिलियन साइड पे उतारा तो इस वक्त फजर ताज़ा थी। वो एक हाईवे थी, इसकी साइड पे खुला साफ इलाका था। सड़क पे इनकी कतार के साथ बेसों वैन खड़ी थी। बहुत से स्याह इधर उधर आ जा रहे थे। वो भी बहारे का हाथ थामे सड़क से उतरकर बाईं तरफ खुले मैदान में आ गई। वहाँ एक कतार में हार्ट एयर बिलियन ज़मीन पे रखे थे, यूं कि इनकी टोकरियां सीधी रखी थी, जबकि टोकरी से नन्ही गुब्बारा बच्चों के प्लास्टिक के नन्हे से बगैर हवा के गुब्बारे की मानंद एक तरफ लड़का हुआ ज़मीन पे सजदा रेज पड़ा था। बड़े बड़े गुब्बारे और बड़ी बड़ी टोकरियां। अब हमको क्या करना है हया? बहारे का सवालनामा शुरू हो चुका था। मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली दफ़ा हार्ट एयर बैलून में बैठने लगी हूँ। ओह, मैं भी पहली दफ़ा बैठूंगी। बहारे चहकी। हया ने चौंक कर इसे देखा। बेख्तियार इसे अपनी और डीजे की पहली फ्लाइट याद आई थी। फ्लाइट के उड़ने में वक्त कम रह गया था और वो दोनों गाइड के कहने के मुताबिक अपनी टोकरी में जा बैठी थी। ये 5 से 7 अफराद की टोकरी थी। अगर खुद अरेंज करती तो 20 अफराद की टोकरी में जगह मिलती, मगर मलूत बे की वजह से खुले खुले सफ़र करने की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। टोकरी के ऊपर एक आरनमा छत थी, जिसके ऊपर आग जलाने का इंतज़ाम था। जब आग जलती तो गर्म हवा गुब्बारे में भरती और इसे ऊपर उठा देती। फिलवक्त इसका नीला जर्द गुब्बारा ज़मीन पर पड़ा सा ढलका पड़ा था। और देखो, तब ही बहारे ने इसकी कहनी हिलाई। हया ने बेख्तियार इस तरफ देखा जहाँ वो इशारा कर रही थी। दूर से आहों के दरमियान वो चला आ रहा था। सर पे पीकैप, आंखों पे स्याह ग्लासेस, ज़रा सी बड़ी शेव, सफ़ेद पूरी आस्तीन की टी शर्ट को कोहनियों तक मोड़े,
नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो सर झुकाए कदम उठा रहा था। बैग कंधे पे था और माथे पे पट्टी नजर नहीं आ रही थी। हफ्ता तो हो गया था इसके ऑपरेशन को, अब तक इसकी पट्टी खुली ही जानी चाहिए थी। वो इनके साथ आकर टोकरी में बैठा और हया को लगा खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन को इसकी सारी रानाई वापस मिल गई है। कैसे हो? वो जहान की तरह सामने सीध में देखती बहुत आहिस्ता से बोली थी। बहार इसके मुकाबले ही सर झुकाए बैठी थी। बाकी के दो सियाह अभी टोकरी में चढ़ रहे थे। ठीक हूँ, वो सामने देखते हुए ज़हरे लब बोला। आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। हया ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो इसी तरह सामने देखता रहा। इसकी आंख के करीब इंसेशन का निशान ग्लासेस के साइड से साफ नजर आता था। इस निशान के सिवा पहले से वो बेहतर लग रहा था। क्या हमें ही जाहिर करना होगा कि हम तुम्हें नहीं जानते? वो दोबारा चेहरा सीधा किए इसी तरह मध्यम सा बोली थी। जब तक बलियोन ऊपर नहीं चला जाता तब तक हाँ। पायलट अब बलियोन के उड़ने का ऐलान कर रहा था। टोकरी अतराफ और छत से खुली थी, सिवाय इस छज्जे के जिसके ऊपर आग जलाई जा रही थी। जैसे जैसे शोले भड़कते गए, गर्म हवा इस गुब्बारे तक पहुंचने लगी। जमीन पे ऊंधे मुंह गिरा गुब्बारा हौले हौले फड़फड़ाने लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस दिन तुम बगैर बताए अस्पताल से क्यों चले गए? नहीं, वो इतनी कतियत से बोला कि वो बिल्कुल चुप हो गई। गर्म हवा अब ढलकते हुए गुब्बारे को उठाने की सही कर रही थी। जैसे जैसे हवा का जोर बढ़ता गया, गुब्बारा जरा फूल कर सीधा होने लगा। गर्म हवा टोकरी के अंदर बैठे सियाहों को नहीं छू रही थी। इसके लिए तो फजर की ताज़ा ठंडी हवा हर सू चल रही थी। इन गुजरे दिनों में जब वो इनके साथ नहीं थी, इससे बहुत सी बातों का ख्याल आया था कि वो इससे अस्पताल में नहीं पूछ सकी थी। मालूम नहीं ये सवाल हमें तब क्यों याद आ जाते हैं जब हमारे साथ नहीं होता। एक बात पूछूं? चंद लम्हे गुजरे, इसने फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। बहार अब सर झुकाए अपने गुलाबी परस में कुछ तलाश कर रही थी। हूँ। गुब्बारा अब हवा से फूल कर ऐन इसके सरों के ऊपर, टोकरी के ऊपर बिल्कुल सीधा आसमान की जानब रुख किए खड़ा हो चुका था। ऐलान करने वाला अब इनको सफ़र की मजीद तफसीलात समझा रहा था, जिसमें से कोई दिलचस्पी ना थी। तुमने रहेल से पैसे क्यों मंगवाए थे? अब तक वहीं इसे वजाहतें देती आई थी कि अब जहान की बारी थी। कुछ अकाउंट्स का मसला था, निकलवा नहीं सकता था। सोहेल से लिए, फिर वापस भी भिजवा दिए थे। एक और बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई मेरा पर्दा करना बुरा लगता है? मैंने कब कहा बुरा लगता है? वो दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। गुब्बारा हवा से भरा जा चुका था, इतना ज्यादा कि अब वो जोर लगाकर टोकरी की हवा में उठाने लगा था। जैसे ही टोकरी ऊपर उठी, अंदर बैठे स्याहों में शोर सा मच गया। जोश, खुशी, चहक। मगर बहारे गुल अभी तक अपने बैग में कोई ऐसी शय तलाश कर रही थी जो वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी। मैंने यूं ही एक बात पूछी थी। अगर मुझे पता होता कि इरम सुन रही है तो मैं ऐसा कभी न करता। और तुमने मुझे बर्गर किंग में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें पाशा बे के साथ देख लूं। हाँ, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरा मसला समझो, ना कि मुझे बुरा समझो। मगर तुम किसी को जहन्नम में भेजते हुए कहाँ किसी की बात सुनती हो? वो सन ग्लासेस उतारकर सामने गिरेबान में अटकाते हुए बोला था। यानी खफकी से सर झटका। फिर एक बात पकड़ ली थी इसने, अब सारी जिंदगी दोहराते रहेगा। टोकरी अब हवा में 4-5 फीट ऊपर उठ गई थी। पायलट अपने प्रोग्राम के मुताबिक अभी कम ऊंचाई पे फिजा में बलियोन गोया तैरा रहा था। फिर काफ़ी देर बाद इसने आहिस्ता बलियोन ऊपर उठाना था। बहारे गुल वो अब सर्द लहजे में पुकारता अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बहारे ने सर उठाया, फिर थोक निकला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने क्या किया है? वो मुंह बसोरते हुए बोली। तुम हया के साथ क्यों आई हो? मैं और हया कप्पादोकिया को देखने आए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम इधर हो। क्या तुम हमारे लिए इधर आए हो? कहकर इसने ताइदी निगाहों से हया को देखा। हया ने इस बात में सर हिलाया। सुबह ही इसने बहारे को यह बयान रटवा दिया था। तुम हमेशा मेरे लिए मसले खड़े करती हो। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी बहन कितनी परेशान है? बरहमी से इसे झिड़कता अब वो जहान नहीं अब्दुर्रहमान लग रहा था, या फिर तुर्की में पहले दिनों का जहान। अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं टोकरी से नीचे कूद जाऊंगी। वो नाराजगी से एकदम बोली। हया का गोया सांस ही रुक गया। बहारे इसने इसे मना करना चाहा, मगर यह तो बहुत अच्छा होगा। शाबाश, कूदो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो टेक लगाकर बैठा और कलाई पे बंदी घड़ी देखी।
बहारे खफा खफा से खड़ी हुई और टोकरी की मंडेर पे दोनों हाथ रखकर नीचे झांका। फिर मुड़कर इन दोनों को देखा। जहान मत करो। इसका दिल कांप उठा था। वो उठने लगी, मगर जहान ने हाथ उठाकर इसे रोका। तुम दरमियान में मत बोलो। हाँ तो बहारे खानम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी करो, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। इसकी तरफ दोस्त या कतन मुतवज्जा ना थे। वो अपनी तस्वीर में मशगूल थे। बहारे मंडेर पे हाथ रखे झुकी, ज़मीन को देखा और 6-7 फुट दूर थी, और फिर एकदम दब से आकर वापस बैठ गई। आयशा गुल कहती है खुदकशी हराम है। मुंह फैलाए वो खफा खफा सी बोली। हया की अटकी सांस बहाल हुई। ये छोटी बिल्ली बिना। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। जहां ने सर झटका और गर्दन फेर कर टोकरी से बाहर देखने लगा। कपदोकिया की चांदनी सी सरजमीन दिखाई दे रही थी। पहाड़, मैदान, अजीब व गरीब साख्त के नमूने जिनका बयान अल्फाज में नामुमकिन है। गुब्बारा अब दरख्तों की एक कितार के साथ फिजा में तैर रहा था। दरख्तों के सिरे और टोकरी की मंडेर बराबर सतह पे थे। वो खुबानी के दरख्त थे, फलों के बोझ से लदी शाखें और इनके रसीली महक। क्या हम ये तोड़ सकते हैं? छोटी बिल्ली को अपनी सारी नाराज़गी भूल गई। नहीं। हया ने कतियत से नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, जहान कहते हुए खड़ा हुआ और मंडेर पे झुक कर करीब से गुजरते दरख्त की एक टहनी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। ये मेहमान नवाजी के दरख्त है और इधर बलियों इसलिए उड़ाया जाता है ताकि तुम इनको तोड़ सको। हैरान सी हया को वजाहत देते हुए इसने एक खुबानी खींच के तोड़ी। फिर शाख से अलग हुआ तो शाख फिजा में झूल कर रह गई। गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हवा में तैरता रहा। दुनिया जैसे ट्रांसफॉर्म होकर हैरी पॉटर की किताबों में जा पहुंची थी। क्या तुम खाओगी? इसने पूछा, मगर इनकार सुनकर इसने फल बहारे को थमा दिया। इसने अपने पर्स से पहले रुमाल निकाला, इसे खुमानी अच्छी तरह रगड़ कर साफ की, फिर खाने लगी। आयशा गुल की बहन। तुम्हें किसने बताया रोहेल के वलीमा का? इसे अचानक याद आया। दरीन क्योंकि ज़ैर ज़मीन शहर में जहान ने जिक्र किया था। जब तुम इससे फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैं वहीं था। मेरा ख्याल है कि वो वापस आ चुका है और अपनी बीवी को लेकर। इसने अबरुस वालिया अंदाज में उठाई। हया ने इसे देखते हुए असबात में सर हिलाया। इसकी आंख के करीब लगा निशान देखकर ही इसे तकलीफ हुई थी। हम रोहेल के वलीमा तक वापस पहुंच जाएंगे ना जहान? हाँ श्योर, बस 2 दिन मज़ीद लगेंगे कप्पादोकिया में, फिर मुझे यहाँ से जाना है। गुब्बारा अपने पंजों में टोकरी को उठाए अब ऊपर उठता जा रहा था। वो सुबह के सफ़ेद आसमान पे पिघलने लगी थी। दरख्त नीचे रह गए थे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से अनकरा, वहाँ एक काम है। फिर वहाँ से एक छोटा सा गांव है तुर्की के बॉर्डर पे, इधर जाना है, फिर इधर से शाम। तो अनकरा से डायरेक्ट शाम चले जाओ। अनकरा और शाम का बॉर्डर नहीं मिलता है या? बॉर्डर से क्यों जाओगे? एयरपोर्ट से चले जाओ। अपने लिए इसने अच्छा खासा मशवरा दिया था। जहान ने गर्दन मोड़कर तासुब भरी निगाहों से इसे देखा। मदाम एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है और मैं इधर अलीगल हूँ, बॉर्डर क्रॉस करके आया था। रात में ऐसे ही वापस जाऊंगा। इस रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ी। तुम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके जाओगे? इसने दबी आवाज़ में दोहराया। वो दोनों अपनी ज़ुबान में बातें कर रहे थे। मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना। मुझे इस तरह वापस जाना है। शाम के लिए तुर्कों का वीज़ा दरकार नहीं होता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। वो नीचे ज़मीन बहुत छोटी नज़र आ रही थी। वो अब फेरी चिमनीज के ऊपर से उड़ रहे थे। फेरी चिमनीज या परी बजलारी एक कुदरती साख थी जो लावा सूखने के बाद इस सरजमीन पर तश्कील पा गई थी। काफ़ी फासले पर ऊंचे सुतून थे जिनके सरों पर टोपियां थी, बिल्कुल जैसे मशरूम होते हैं। बस इस खुनबियों की डंडियां बहुत ऊंची थी। मतलब हम बार्डक तक साथ जाएंगे। हया, हम अनकरा तक साथ गए। ये बहुत है। तुम अब इधर आकर क्या करोगी? वो जैसे अकता गया। हमारी बात तुर्क तक हुई थी। डील डील होती है, बस हम बॉर्डर तक साथ हैं। वैसे तुम सिर्फ कप्पादोकिया देखने आई थी, नहीं? इसके अंदाज पे हया का दिल चाहा कि वो कहे, नहीं, हरगिज नहीं। अना हर दफ़ा अड़े आ जाती थी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से मैं ज़्यादा दिन कप्पादोकिया में रह भी नहीं पाऊंगी, इसलिए इसे मेरा एहसान गर्दाना। वो बेनियाजी से शाने उचका गई। हाँ, मैंने यकीन कर लिया। वैसे ये जगह देखकर बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स, वो मुस्कुराकर बोली। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बहारे यकीनन इन दोनों से बोर होकर पनार को मिस करने लगी थी।
इंसान का अज़ल से अबद तक का मसला। इसे अपनी तारीफ करने वाले हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर वो हया की तरफ मुड़ा। इसे कुछ मत बताना, गलती से भी नहीं। फिक्र ना करो, मुझे राज रखने आते हैं। जहान ने एक नज़र इसको देखते हुए ताइदी अंदाज में सर हिलाया। वो एक नज़र बहुत अपनी अपनी सी थी, जैसे वो दोनों शरीके राज थे, अपने थे, राजों की अपनायत। इसे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें लगता है मैं बहुत कामअक्ल हूँ, वो इसे खुशगवार मूड में कहने लगी, और तुम्हें यह भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं सकती। मगर यू नो व्हाट जहान, तुम ये बात मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है। रवानी में तुम्हारी बीवी कब इसके लबों से निकला, इसे पता ही नहीं चला। जहान इस सारे में पहली दफ़ा मुस्कुराया। मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट हो, मुझसे 2 कदम पीछे ही रहेगी। वैसे आपका पाँव कैसा है? मेरे पाँव को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो है, इसने शाने उचक कर कहा। इसका पाँव इतना ही दर्द करता था जितने पहले दिन कर रहा था, मगर वह जाहिर होने ये नहीं हो सकता था। जहान ने मुस्कुराकर सर झटका और उठकर बहारे के साथ खाली जगह पे जा बैठा। जहान, इसे मत डांटना, मैं इसे लेकर आई हूँ। और फिर, भैया तुम्हें मालूम है तुम कब बहुत अच्छी लगती हो? वो जो बोले जा रही थी एकदम रुकी, आंखें जरा सी हैरत से फैली। कब? जब तुम खामोश रहती हो। हया के होठ पंच गए। वो चेहरा मोड़कर खामोशी से टोकरी के पार देखने लगी। वो दोनों अब धीमी आवाज में अपनी जुबान में बातें कर रहे थे। बलियोन अब बाजारी के ऐन ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था। रात का खाना उन्होंने आशियाना के कलीनों वाले ड्राइंग रूम में खाया। जहान सुबह साइड से ही वापस हो गया था। इसे मोहम सी उम्मीद थी कि वो खाने के वक्त कहीं से नमदार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका दिल किसी पंडोलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि इसने खुद को समझा दिया कि वो सारा दिन इनके साथ नहीं रह सकता, इसके अपने भी काम हैं। आशियाना में आज 2-3 मजीद फैमिलीज आई हुई थी, फिर भी मलूत बे और मिसेस सोना इनका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई और सुबह फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। 2-3 घंटे बाद दस्तक से आंख खुली। आबला आबला फाते पुकार रहा था। एक तो ये आबला का ज़बरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देता। वो जब तक कलस्ती हुए दरवाजे तक आई वो जा चुका था। दरवाजे के दर से अलबत्ता इसने एक छोटा सा लिफाफा डाल दिया था। इसने झुककर लिफाफा उठाया, इसे खोला, इसके अंदर रखा सफ़ेद मोटा कागज़ निकाला और ये लिखाई जो वो हमेशा से पहचान सकती थी। रिज्वाइनिंग एट 2 PM। आई होप लेडीज आर। सतर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। यानी वो 2 बजे मिल रहे हैं। किधर? जगह इसने नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी वो इनके पास आएगा, फिर वो इकट्ठे जाएंगे। बाद में जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो गुलाबों के बुके भी वहीं पड़ा था, जो फाते ने लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो इनको भी अंदर ले आई और सोफ़े के साथ मेज़ के गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिलफरेब महक दुनिया की सबसे खूबसूरत महक होती है। बचपन में इसे गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक होता था। वो ना मीठी होती है ना नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। अभी ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहारें उठ जाती तो इसे देख लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। बहारें ने नाश्ते के बाद ये फूल देखे। ये कहाँ से आए हैं? अब्दुर्रहमान ने भिजवाए हैं। वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं। हया, बहारें ज़रा रुक कर बोली, क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? वो जो बेड को कवर तय कर रही थी पलट कर इसे देखा। तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का मूड नहीं था और वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल कर लिया। 1:30 बजे वह तैयार होकर सोफे पे बैठ गई। इंतज़ार इस दुनिया की सबसे तकलीफ देशा है। बार बार घड़ी को देखना, जाने कब आएगा वो। इसने फिर से इसका खत निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का ही लिखा था। इसने वो कागज़ वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। यूं तो आम सी सतर थी, मगर कुछ था इस सतर में जो गलत था। बहारें इसके कंधे के ऊपर से झांक कर पढ़ने लगी। हाँ, ये इसी ने लिखा है, ये इसी की लिहाई है, देखो। हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा है। जो चीज़ इसे उलझा रही थी, बहारे ने इसकी निशानदेही कर दी। वो ज़रा सी चौंकी। हाँ, मगर क्यों? जब इसने मुझे सियारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो झट से अपने गुलाबी पर्स उठा लाई और अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली, फिर खोलकर एक सफ़ा या के सामने किया। इस पे लिखा था, माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 pigs।
देखो, हर बड़े हरूफ से सियारे का नाम बनता है। माए के एम से मरकरी, वेरी के वे से वीनस, ई से अर्थ, और इस तरह ये फ़िक्रा याद करने से मुझे सियारों की तरतीब याद हो गई। सुनाऊं? नहीं, मुझे देखने दो। इसने जल्दी से एक कलम उठाया और जहान के इस फ़िक्रे के हर बड़े हरूफ को नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फ़िक्रा बनेगा शायद। अल्फाज इसके लबों में रह गए। वो 6 हरफ एक साथ लिखे हुए इसके सामने थे। IHLARA, अहलार, अहलारा। इसने बेयकीनी से दोहरा कर बहारे को देखो। अहलारा, बहारे, गुलचीखी, अल्लाह अल्लाह। करीबन भागते हुए इसने अपना पर्स और अबाया उठाया, फिर घड़ी देखी। 2 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं था। वादी अहलारा का नाम अहलारा गांव के नाम पे था, जो इस वादी के करीब वाक़या था। ये वादी यूं थी कि ड्यू हैकल चट्टानें चंद किलोमीटर के फासले पर आमने सामने खड़ी थी। इनके दरमियान से दरिया बहता था और जंगल ही था। अतराफ में पहाड़ थे। ये दरमियान की वादी अहलारा वादी थी। सियाह अक्सर कप्पादोकिया में इश्क वादी, लव वैली, गुलशहर, रोज़ वैली और अहलारा वैली वगैरह में ट्रैकिंग के लिए आया करते थे। अहलारा का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाना था। असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, मगर 2 शॉर्टकट भी बने थे। एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा था। ये इसका अंदाज़ा था कि ऑपरेशन के बायस वो बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता होगा, इसलिए वो उन्हें सबसे छोटे ट्रैक के दहाने पे मिल जाएगा। मलूत बे ने उन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया था। 2 कब के बज चुके थे और इनको काफ़ी देर हो चुकी थी। वो इनसे पहले का पहुंच चुका होगा। सियाहों की चहल पहल में भी दूर से हया ने इसे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पे बैठा, सर पे पीकैप, कंधे पे बैग और ग्लासेस, सामने ग्रे शर्ट पे अटके हुए थे। वो इन्हीं को धूप के बायस आंखें सुकेड़े देख रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती बहारे का हाथ थामे इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भाग कर इसके पास नहीं जाना चाहती थी। इसे जहान पे गुस्सा था। क्या था अगर वो इंसानों की ज़ुबान में बता देता कि अहलारा वैली आ जाओ। अगर जो वो ये कोड ना जान सकती और अगर वो ना मिल सकती तब, लेकिन तब भी वो इस पे मलबा डाल देता। आखिर वो इस जैसी स्मार्ट थोड़ी थी। वो दोनों इसके करीब आई तो वो उठ खड़ा हुआ। मेरी लुग़्त में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है, और अब टाइम देखो। संजीदगी से सर्जनस कर रहा था। काश इसकी ये लुग़्त किताबी शक्ल में होती तो वो इसे उठाकर अच्छा, फिर वापस चली जाती हूँ। खैर, अब तो मैंने अपना वक्त ज़ाया कर लिया है, अब चलते हैं। हाथ से दरख्तों की जानिब इशारा करते हुए खुद भी चल पड़ा। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। बहारे ने एहतजाजन इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। सॉरी, तुम कैसी हो? बजाय झिड़कने के वो माजरत करने लगा। बहारे बहुत अच्छी है कहकर इसे आशियाना के बारे में बताने लगी, जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पनार रहती थी। अच्छा हाँ। हया की बात सुनते सुनते एक ने एकदम हया को पुकारा। वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी। तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रैक पे जाना है? मैंने सुबह ही बता दिया था। मेरी समझ में अब आया। इडियट। हाँ तो? और तुम इन जूतों के साथ आई हो? ज़रा खफकी से कहते हुए इसने हया के जूतों को देखा। हया ने इसकी निगाहों के ताक़ब में नज़र झुकाई और एक राह इसके लबों से निकलती निकलती रह गई। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी में वही सुर्ख हील पहन आई थी। हाँ, मैं इन जूतों में 2 घंटे पैदल चल सकती हूँ, और डीजे ने ही तो कहा था कि कोई चीज़ इंसान को हरा नहीं सकती जब तक वो खुद ना हार माने। श्योर, तुम्हारा पाँव? हाँ, ठीक है मेरा पाँव। चलो अब, वो उकताकर बोली। वो उकता कर कहती आगे बढ़ गई। बहारी ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ दिया। वो घंटे दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था। दोनों तरफ खुश्क ऊंची चट्टानें थी, जिनमें गार की सूरत चर्च बने थे। थोड़ी दूर जाकर ही इसका पाँव जवाब देने लगा था। वो मोच जिसको वो कब से नज़रअंदाज कर रही थी, शायद मोच से बढ़कर थी। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब जहान ने कहा, ज़रा रुक जाते हैं। बाईं जानब चट्टान में सीढ़ियाँ बनी थीं जो ऊपर तक गार नमा चर्च में जाती थी। वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए। बहारे को इसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीरें बनाने भेज दिया, और वो खुद सीढ़ियों के दहाने ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी। इसके दोस्ताना अंदाज पे पलट कर इसे देखने लगी। तुम्हें क्या ऐसा क्यों लगा?
यूँ नहीं, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ इसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? इसने इसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कप्पादोकिया है जहाँ हम हैं। इसी नक्शे पे एक जगह उंगली रखी। हया ने इस बात में सर हिलाया। इस पल वादी अहलार पे हाथ सूच छाया सी तन गई थी। ठंडा मीठा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। यह रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। इसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है, किलीस। हमें किलीस जाना है। वहां से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के हर शहर एल्पियो चला जाऊंगा। किलीस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहां से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी खतरनाक बातें कितने आराम से कर लेता था। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मुतज़ब्ज़ब थी। दिल को अजीब से वहमे सताने लगे थे। हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या 950 किलोमीटर पे वो पहरा लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख हैं। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे अहलो अयाल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वह बहुत बेनियाज से अंदाज में नक्शा लपेटने बता रहा था। यानी चंबे से इसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ उनको पकड़ती हैं जो खुद चाहे। अगर हम ना पकड़े जाना चाहे तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि इस बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें होती हैं जो पाँव पड़ने से फट सकती हैं। वो जितनी परेशान हो रही थी वो इतना ही पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। फिर इसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो उठ खड़ी हुई। जहां ने इसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वजू करके ये जूते उतारोगी तो मैं उन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर इसे देखा। तो मैं उन्हें उतारूंगी ही नहीं। मेरा दिन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वजू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके इन्हीं में नमाज पढ़ी। जब वो वापस आई तो जहान और बहारे चर्च के दाखिली दरवाजे के पास सामने खड़े थे। तुम्हें आदत नहीं गई छुप कर बातें सुनने की? तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से इसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मनमनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर रिश्ता आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से इसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसने कुछ सुना हो। बहरहाल मैं इसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत हो। अगर इसने कुछ सुना भी होगा तो समझ कहाँ आया होगा। जहां ने खामोश नजरों से इसे देखा और नफी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है। एक एक बात इधर बताएगी। इस पे नजर रखना, ये किसी को फोन ना करे। इसका फोन तो आशियाना में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तुम फिक्र ना करो, वापस जाकर मैं फोन ले लूंगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियां उतरने लगा। हया ने पीछे मुड़कर बहारी को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़े इसके पीछे चलने लगी। इसका फोन इसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था। आने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी सिलाइयों को महारत से चलाती स्वेटर बुन रही थी और उनका गोला लड़क कर इनके कदमों के करीब पड़ा था। आयशा गुल इनसे फासले पर बड़े सोफे पे एक कोने पर टिकी और उनके गोले को देख रही थी। इसकी निगाहों धागे पर जमी थी मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जिंदगी या बोन के गोले की तरह सी लगती थी। कोई इसे कब बुन दे, कब उधेड़ दे। सिलाइयाँ इसके हाथ में तो थी ही नहीं। आयशा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल कब से बज रहा था। इसने नंबर देखा, फिर एक मासूम सी मुस्कान इसके लबों को छू लिया। बहारे। नंबर पे नाम लिखा देखकर इसने प्यार से आने को बताया और सब्ज बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। इसने मुस्कुराकर सलाम किया था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? इसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। आंखों में तमानियत के सारे रंग उतर आए थे। हाँ बताओ, क्या हुआ? इसके अल्फाज सुनकर आने बेख्तियार सलाइयाँ चलाते हाथ रुक कर इसे देखने लगी। इसी पल आयशा सीधी होकर बैठी। इसकी मुस्कुराहट समटी थी।
कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का। इसने आहिस्ता से दोहराया था। आने फासले पर बैठी थी, उन्हें सुनाई नहीं दिया था, मगर उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा जरूर था। वो इनको यूं देखते पाकर जबरदस्ती मुस्कुराई थी, फिर माजरत खाना नजरों से गोया इजाजत तलब करती उठकर किचन में आ गई। आने ने जरा हैरत से इसे गर्दन मोड़ कर देखा। वो किचन के खुले दरवाजे से काउंटर के पीछे खड़ी फोन पे बात करती नजर आ रही थी। आने वापस सलाइयों की तरफ मुतवज्जा हो गई। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। काउंटर पे कहनी रखकर झुके खड़ी आयशा ने एक मुख्तात नज़र बाहर लाउंज में खिड़की के नज़दीक बैठी आने पे डाली। वो अब इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? इसने रुक कर सुना और फिर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मुझे सारी बात समझाओ अब। इसने फिर आध खुले दरवाजे से झांका। आने अपनी बनाई में मसरूफ थी। क्या? एक मिनट। कैलिसिस के किस तरफ है वो बॉर्डर? वो तेजी से फ्रिज की जाना बढ़ी और इसके दरवाजे से नस्ब होल्डर से पेन निकाला और साथ ही अवेजा नोटपैड के ऊपर सफ़े पर तेजी से लिखने लगी। मंगल की रात, यानी पीर और मंगल के दरमियानी रात, 2 से 3 बजे अनलीगल बॉर्डर क्रॉस करेगा। अच्छा। और वरवानी से चंद अल्फाज घसीटने लगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ओके। इसने पेन वापस होल्डर में रखा और नोट पैड का सफ़ा फाड़ कर तय करके मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ, कोई आ गया है? अच्छा तुम फ़ोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। मरहबा। इसका मरहबा अदा होने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया था। इसने एक गहरी नज़र मोबाइल को देखा और फिर चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। दिल अभी तक यूं ही धड़क रहा था। राज भी एक बोझ होते हैं जिन्हें सहारने के लिए बहुत मजबूत असाब होने चाहिए। इसने हाथ में तहशुदा कागज़ पे निगाह दौड़ाई। इस मालूमात के साथ इसे क्या करना चाहिए? तुर्की का तुम पे फ़र्ज़ है आयशे। अब दिल से पूछो कि अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि एक मुजरम, तुर्की का एक कौमी मुजरम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहा हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसने अपने दिल से पूछना चाहा। अजीब सा हिजान और तजब्जब हर जगह गालिब था। तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर को इतला करनी चाहिए। तुम्हें इनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं, आयशा गुल ये सब कैसे करेगी? आयशा गुल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इस नहज पे एकदम चौंकी। आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। अब्दुर्रहमान इसे हमेशा कहा करता था, ये इसका पसंदीदा जुमला। मगर इस वक्त यह फिक्रा किसी तीर की तरह इसे लगा था। वो कस्ता कदमों वापस लाउंज के बड़े सोफे पे आ टिकी। आने ने सलाइयों से नज़र हटाकर इसे देखा। क्या कह रही थी बहारे? आयशा ने ठीक से बात सुनी नहीं और गर्दन नफ़ी में हिला दी। वो कहीं और ही गुम थी। क्या इसे अब्दुर्रहमान को दिखाना चाहिए कि आयशा गुल बहुत कुछ कर सकती है? क्या वाकई? वो चलते चलते इस जंगल नमा इलाके में आ पहुंचे थे। ऊंचे सरसब्ज दरख्त और इनके दरमियान से दरिया किसी तंग झरने की तरह बह रहा था। पानी के ऊपर पुल की सूरत में लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और दरमियान में लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता सुर्ख कलीन बिछा था और इसके साइड पे मंडेर बनाकर गाँव तकिए लगे थे। चौथी तरफ मंडेर ना थी ताकि वहां टांगे लटकाकर बैठो तो पानी पैरों को छुए। सब्ज पानी दरख्त, ऊपर नीला आसमान। पुल के इस पार झोंपड़े से बने थे जिनमें से एक और अभी नमाज पढ़ के निकली थी। जोहर से असर तक वो चलते रहे थे। इस मुकाम पर जहान उन्हें छोड़कर अपने किसी काम से चला गया था। इसको 1 घंटे तक आना था। वो इसी असना में खाना खाकर अब नमाज से फारिग हुई थी। बाहर निकल कर देखा तो बहारे पल के तख्त पे बैठी पैर के अंगूठे से पानी में दायरे बना रही थी। हया ने अपनी सुर्ख हील्स उतार कर अंदर झोंपड़े में रख दी। जहान कौन सा देख रहा था और पाँव से जरा सा अबाया उठाए नंगे पैर चलती पुल तक आई। बाहर एक साथ बैठकर इसने पाँव में पानी डाले तो वह टुकनों तक सब माया में डूब गए। जहान का तुर्की वाकई खूबसूरत था। अब्दुर्रहमान कब आएगा? बहारे गोद में रखे अपने गुलाबी पर्स पे लगे मोती पे उंगली फेरती पानी को देखते हुए बोली थी। आ जाएगा अभी। तुमने इतनी देर में क्या किया? इसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो खाने के बाद जब नमाज पढ़ने गई तो बहारे बाहर आ गई थी। कुछ भी नहीं किया। इसने बुझे बुझे चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया। जहान की डांट का असर अभी तक बाकी था। क्या तुम इसके लिए उदास हो? इसने तुम्हें डांटा? वो हर वक्त डांटता है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। सामने से एक परिंदा उड़ता हुआ आया। पानी की सतह से अपने पंजे टकराते हुए अपनी चोंच में जरा सा पानी भरे बगैर रुके फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। क्या तुमने वाकई हमारी बातें सुनी थी? इस्तफसार करते हुए भी वो जानती थी कि अगर इसने कुछ सुना होगा तो वह भी समझ नहीं आया होगा। नहीं सुना मैंने कुछ।
मैंने कुछ सब मुझे ही क्यों इल्ज़ाम देते हैं? वो खफकी से कहती सर उठाकर दूर जाते परिंदे को देखने लगी जो ऊपर आसमान पर उड़ता जा रहा था। शायद इसलिए चोंच भरकर पानी ही काफ़ी था। इसकी वसत बस इतनी ही थी। अच्छा फिर उदास क्यों हो? हया, क्या मैं जब 15 साल की हो जाऊंगी तो शादी कर सकूंगी? और हया का मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हें ऐसी बात क्यों सूझी बहारे? गुंचा की शादी भी 15 साल की उम्र में हुई थी ना? गुंचा कौन? हमारी जिदेसी में रहती थी। हम सब लोग गए थे इसकी शादी पे। अब्दुलरहमान भी गया था। तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊं? इसने मकैन के अंदाज में सर हिलाया। बहारी ने अपना पर्स खोला और अंदरूनी खाले की जिप खोली। एक लिफाफा निकाला। इसे इसके मोबाइल की झलक नज़र आई थी। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास था? इसको अचंभा हुआ। मैं समझी तुम नहीं लाई। मैं ले आई थी, चार्जिंग हो गई थी। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हया ने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बहारी ने जल्दी से जिप बंद करके पर्स परे कर लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं अच्छी लड़की हूँ। हया ने गहरी सांस भरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहारी गुल अच्छी लड़की है और अच्छी लड़कियाँ कबूतर नहीं बनती। वो बातें इधर से उधर नहीं करती। इसने वापस हाथ खींच लिया। जहान, तुम्हें जो बात आगे बताने से मना कर रहा था वो तुम आयशे को नहीं बताओगी, प्रॉमिस? बहारे ने लेकिन कहने के लब खोले फिर बंद कर ली। फिर सर झटक कर लिफाफा एक फ़ोटोग्राफ निकाल कर हया को सामने किया। बस मेरे इसको यही फ़ोटो है। हया को दिखाते हुए भी बहारे ने तस्वीर का किनारा सख्ती से पकड़ रखा था। इतनी सख्ती से कि इसका नाखन पीला सफ़ेद हो गया। वो अब पानी के करीब कोई भी चीज़ बेख्तियाती से पकड़ने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। पानी खोई हुई चीज़ें कभी वापस नहीं करता। वो शादी के फंक्शन की तस्वीर थी। कोर्ट में निकाह था। फ्रंट रो की नशिस्तों पे वो तीनों बैठे थे। ब्लैक सूट और ग्रे शर्ट में बलबूस वो बस ज़रा सा मुस्कुरा रहा था। साथ बैठी बहारे और आयशे भी मुस्कुरा रही थी। मसनूई फैमिली जो अब टूट गई थी। पता है, हमारी शादियों में निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन की कुर्सी उठाता है। हाँ मैं जानती हूँ, ताकि वो अलामती तौर पर यह साबित कर सके वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। मगर गुंजा इतनी मोटी थी कि इसके दूल्हा से कुर्सी नहीं उठाई गई। फिर वो ज़रा रुकी। मगर तुम आयशे को मत बताना कि मैंने यूं कहा। अगर तुम वो बात जो जहान ने मना किया है कि आयशे नहीं बताओगी तो मैं भी इसे नहीं बताऊंगी। इसने जैसे ज़बान दांत मगर आयशे तो पहले ही। इसने जैसे ज़बान दांतों तले दबाई। क्या इसे पहले ही पता है? हया ने बगौर इसे देखा। बहारे ने जट गर्दन नफ़ी में हिलाई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। इसने तस्वीर एहतियातन खत के लिफाफे में डाली और इसे बैग में रख दिया। कुछ था जो हया को डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ गलत था कहीं, मगर खैर। और तुम ये शादी की बातें मत सोचा करो, अच्छा? इसे तनबीह करना याद आया। बहारे ने सर उठाकर इसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं किससे शादी करूंगी। वो क्यों? सामने दरिया किनारे दरख्त का एक पत्ता हवा से फड़फड़ा रहा था। जब हवा का बोझ बढ़ा तो वह एकदम शाख से टूट नीचे गिरा। तुम बुरा मानोगी, समझो मैंने ऐसा ही कहा ही नहीं। हवा ने पत्ते को अपने पैरों पर सहारा दिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा और यहाँ तक कि पानी ने इसे नरमी से हवा के हाथों से ले लिया और अपने ऊपर लटा लिया। तुम्हें पता है, अब्दुलरहमान मुझसे वादा किया था कि अगर वो मर जाए तो मैं इसे जनाजा दूंगी। क्या? वो शशन सी रह गई। सांस रुका और दिल भी धड़कना भूल गया। अहलारा के दरिया की सतह पे दरख्तों और आसमान का अक्स झिलमिलाता रहा। इसका अक्स पे तैरता पत्ता इसकी समत आ रहा था। हाँ, इसने बहुत दफ़ा ऐसा कहा। छोड़ो इन बातों को। इसने खफीफ सा सर झटका। पता नहीं क्यों वो हमेशा आगे की प्लानिंग तैयार रखता था, चाहे वो मरने ही क्यों ना हो। इसने गर्दन उठाकर सामने दरिया को देखा। वहां से चट्टानें और गार दिखाई नहीं देते थे, मगर जब वो बलियोन में ऊपर उड़ रहे थे तब वो नजर आए थे। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर इब्राहिम की दी गई कैंडी के रैपर पे बने थे। बहारे इसे एकदम याद आया। याद है, आयशा कहा करती थी कि कुरान में निशानियां होती हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और तुमने कहा था कि तुम जानती हो। इस रोज़ हमें क्या बताना भूल गई थी? हाँ, बहारी ने इस बात में सर हिलाया। पत्ता बहता हुआ इनके कदमों के करीब आ रहा था। जैसे ही वो मजीद आगे आया, बहारे ने अपने पाँव से इसका रास्ता रोकना चाहा। हया को एहसास हुआ कि वह दोनों पत्ते को देख कर रह गई थी। बहारे ने इसे रोकने की कोशिश की थी, इसने नहीं की। आयशे ने बताया ही नहीं था कि आखिर में जंग कौन जीता। बहारे ने अपने पैर से पत्ते को वापस धकेला। वो ज़रा पीछे हुआ, फिर इसी रफ्तार से वापस आया। अब के बहारे ने इसे नहीं रोका। वो इन दोनों के पैरों के दरमियान से गुजरता तख्त के नीचे बहता चला गया।
मुसलमान जीते थे, ये तो मुझे पता है। हया को हैरत हुई। ये थी वो बात जिसको जानने के लिए इसे बहुत तजस्सुस था, मगर मुझे नहीं पता था, सो मैंने स्टोरी बुक से पढ़ लिया था बाद में। साथ ही बहारे ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। बिछड़ा हुआ पत्ता अपने दरख्त से बहुत दूर पीछे को बहता चला जा रहा था। बस यही बात थी? हाँ, बहारे ने सार इस बात में हिलाया। हया को मायूसी हुई थी। ये तो सामने की बात थी कि मुसलमान ही जीते थे, तो फिर? बहारे ने समझा आयशा बताना भूल गई थी, जबकि आयशा ने इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया कि सब जानते हैं कि हिजाब की जंग मुसलमानों ने जीती थी। ये कोई अहम बात तो नहीं थी। शायद डॉक्टर इब्राहिम इसे यही बताना चाह रहे थे कि आखिर में ये जंग वो जीत जाएगी। फिर भी कहीं कुछ मिसिंग था, कुछ था जो वो फिर मिस कर गई थी। इसने खफीफ सा सर झटका। पता नहीं। बहारे अभी तक गर्दन मोड़े दूर जाते पत्ते को देख रही थी, वो पत्ता जिसे अब कभी अपने दरख्त के पास वापस नहीं आना था। जहान आया तो वो लोग अहलारा गांव आ गए। अब शाम हो रही थी, सो वह वहीं से वापस हो लिया, जबकि उन्होंने कैब ले ली और वापस आशियाना आ गई। जहान ने कहा था कल यहाँ से रवाना होना है। इसी हिसाब से वो आज पैकिंग कर रही थी ना। रात में चाय देने आई तो इनका सामान सिमटा देखकर अफसरदगी हो गई। मेरी मंगनी होगी सरमामा, क्या तुम लोग आओगे? मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूँगी। मैं ज़रूर आऊँगी, बहारे ने चहक कर कहा। फिर हया को देखकर मुस्कुराहट ज़रा समटी। फिर मेरा मतलब है शायद आऊँ। अपनार मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाती बाहर निकल गई। आयशा कहती है जब मैं इसके पास जाऊंगी तो हम दोनों दूर किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, यहाँ पाशा बे ना हो, और जहाँ हम आयशा और बहारे बनकर रहें, मिनी और हमना नहीं। और फिर हम वहाँ बहुत सा पढ़ेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ? इसने शाने उचकाते अपने सफरी बैग की अंदरूनी जिप खोली। एक खाना ज़रा फूला हुआ था और इसे याद आया। इसने इस खाने से वो स्याह मखमली डब्बी निकाली। अपना फ्राक तय करती बहारे वो डब्बी देखकर ठटकी, फिर इसके पास चली आई। हया ने डब्बी खोली। अंदर स्याह मखमल पे वो नाजुक सा नेकलेस जगमगा रहा था। हया ने निगाहें उठाकर बहारे को देखा। पहले इसकी आंखों में हैरत उतरी, फिर उलझन, और फिर समझ कर इसने नफ़ी में सर झटका। ये वो नहीं है, ये वो नहीं ही हो सकता। क्या तुमने इसे ख़रीदा है? मैंने और अब्दुर्रहमान ने मिलकर इसे ख़रीदा है, अदलार की शहजादी के लिए। बहारी ने अपने फ़्राक को आखिरी तय दी और पलट कर इसे बैग में डाला, जैसे अफसरदा हो गई थी। ये मेरे पास नहीं रहेगा, या मैंने अपना मोती अब्दुर्रहमान को दिया, इसने मुझे दे दिया। मगर वो बासफोर में गिर गया। आयशा ने भी अपने मोती अब्दुर्रहमान को दिए, इसने वो तुम्हें दे दिए। अब ये भी मुझसे गुम हो जाएगा, मैं ये नहीं लूँगी। मगर ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है बहारे। बहारे बैग छोड़कर इस तक आई, मखमल पर से उठाया, इसके हुक को उलट पलट कर देखा, फिर इसे हया की कलाई के गिर्द लपेट कर इसका हुक आखिरी कुंडे की बजाय कलाई के घेरे के बराबर एक कुंडे में डाल दिया। यूं कि नेकलेस कलाई के गिर्द पूरा आ गया और एक लड़ी सी साथ लटकने लगी, जैसे ब्रेसलेट की लटकती है। ये अब तुम्हारा हो गया। वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हया ने कलाई को घुमाकर देखा। जंजीर से लटकते हीरे बहुत भले लग रहे थे। एन साइड पे एक लंबा सा कुंडा खाली था। हया, तुमने फिर से सीप ढूंढे? हया ने सर उठाकर इसे देखा। बस एक दफ़ा। इसमें से क्या निकला? हया चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। पता नहीं, बस वो कोई अच्छी चीज़ ना थी। मगर था क्या? जाने दो। इसने फिर से अपनी कलाई को देखा। ऊपर तीसरी उंगली पे प्लेटिनियम बैंड था। वो दोनों बिलावास्ता या बिलावास्ता जहान के ही तोहफे थे। शुक्रिया बहारे। वो ज़रा सा मुस्कुराई। तोहफा तो तोहफा होता है ना। क्या मैं फिर कभी अब्दुर्रहमान से नहीं मिल सकूंगी? बहारे अब सोफे के किनारे पे जा टिकी थी। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें अब इस बारे में सोचना छोड़ना होगा। वो अपनी चीज़ें समेटने लगी। मुसलसल हरकत से कलाई से लटकती जंजीर इधर उधर झोल रही थी। मैं कल अनकरा से ईरान चली जाऊंगी अपनी बहन के पास। तुम लोग फिर किधर जाओगे? देखो, पता नहीं। क्या तुम लोग किलिस जाओगे? इसके मुतहर्रक हाथ ठहर गए। इसने सर उठाकर बहारे को देखा। तुमने इस वक्त कुछ सुना था ना बहारे? क्या सुना था? बस इतना सा, मगर जानबूझ के नहीं, खुद ब खुद। और तुमने क्या सुना? अब्दुर्रहमान किलिस का नाम ले रहा था। क्या कोई किलिस जा रहा है? वल्लाह मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा था। इसने साथ में कसमी अंदाज में हाथ से कान को छूते हुए चच की आवाज़ निकाली। और तुमने ऐशु को बताई ये बात? ना, नहीं। बहारे ज़रा से अटकी थी।
जहान ने कहा था इसने अगर सुना होता तब भी वो कुछ नहीं समझेगी। इसने अपनी अकल की बजाय जहान की अकल पर भरोसा करना ज़्यादा मुनासिब समझा और वापस पैकिंग करने लगी। बहारे ने उन्हें कोई ख़तरा ना था। बैग की एक जिप डीजे की टूटी ऐनक रखी थी। इसने एहतियात से वहाँ से निकाल कर अपने हैंडबैग के अंदरूनी खाने में रख दिया। जहान सफ़ेद रुमाल में कुछ लिपटा हुआ रखा था और फिर बैग की जिप जूम की आवाज़ के साथ ज़ोर से बंद की। कल उन्हें इनकरा जाना था। आशियाना की फैमिली और फातेह इनको सी ऑफ करने आशियाना के सहन में खड़े थे। इतने दिन यूं लग रहा था कि वो होटल में नहीं बल्कि किसी घर में ठहरे हुए हों। अब एक एक को खुदा हाफिज कहना, मिसेस सोना और पनार के गले लगकर दोबारा आने का यकीन खोखला वादा करना सब बहुत उदास करने वाला था। इसकी आंखें बार बार भर रही थीं। तुर्की में इसने बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ पाया भी तो था। कभी जो वो सूदो ज़ियान